अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान दाशा हसीब। नाज़रीन, आज की मार्केट की बात करें तो 79,000 के लेवल पे मार्केट का आगाज़ हुआ, यानी कि 154 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। साथ साथ 79,000 के लेवल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे लिए गए हैं, ख़ासकर पावर टैरिफ के हवाले से 24 हम कह सकते हैं कि जो एक पॉइंट्स हैं उनका प्रपोजल बनाया गया है और वो मॉड्यूल जो है वो पेश किया गया है। साथ साथ कुछ IPPs ने इसमें रजामंदी भी शामिल कर दी है, रजामंदी भी जाहिर कर दी है और उन्होंने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, रिविजिट किया जाएगा और इसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी होगी। और इसका डायरेक्टली जो एक इम्पैक्ट है वो आवाम को जाएगा। यकीनन जब पावर टैरिफ कम होंगे तो रेजिडेंशियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इशूज़ हैं पावर टैरिफ के हवाले से सब नाराज़ हैं, वो सॉर्ट आउट होंगे। और अगर हम बात करें इस वीक के ही तो IMF के हवाले से बहुत ही अच्छी चेंज एक दिखाई दे रही है। IMF का प्रोग्राम जो है वो इंटैक्ट नज़र आ रहा है, फाइनल हम कह सकते हैं जस्ट इंचेस अवे है। और इसमें अगर तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो इसके जो एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव हमारे पास जो एक इम्पैक्ट होगा वो बड़ा अच्छा आएगा। हमारे पास जो एक रीपेमेंट के हवाले से इश्यूज थे या जो हमारे एक हम कह सकते हैं जो प्लेज अमाउंट था जनवा का, वो भी कुछ आ सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी अर्से से वेट एंड सी की पोजीशन में है। EFF के हवाले से जो IMF के इस हम कह सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद जो है वो सेट एंड वेल सेट हो जाएंगी। सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर के अंदर हमने देखा इस मंथ के अंदर यहाँ पर जो पॉलिसी अनाउंसमेंट की गई उसमें एक वाज़े तौर पे कमी की गई। अब फाइनली हम एक अच्छी चेंज के ऊपर देख रहे हैं। बैंक के स्प्रेड कम हो जाएंगे, उधार आसान हो जाएगा, बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे। यकीनन जब जब एक पॉलिसी रेट जो है वो कमी की तरफ आता है तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पॉजिटिव जो एक परफॉर्मेंस दिखाई देती है स्टॉक मार्केट की, साथ साथ जो एक फ्यूल प्राइस कल के दिन डिक्लाइन देखा गया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हम 3 से 4 ये कंसेक्यूटिव फोर्टनाइटली जो रिव्यूज़ होते हैं उसको देख चुके हैं और इसके अंदर वाज़े तौर पे 10 रुपीज़, कभी 5 रुपीज़, कभी 15 रुपीज़ की कमी की गई है। और जैसे जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं इंटरनेशनली, वो लोकल हम कह सकते हैं कि लोकली भी पास ऑन हो रहा है। साथ साथ जो उसका एक इन्फ्लेशन के ऊपर एक हम कह सकते हैं डाउनवर्ड किक देखा जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम इन्फ्लेशन को कम करके इजीली हमारी जो एक प्रॉपर ग्रोथ पेंडिंग है उसको कर सकते हैं। सो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से, और जो एक सक्सेसफुल कंक्लूजन हुआ है IMF का, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम जस्ट वी आर इंचेस अवे, वो हम आज डिटेल में बात करेंगे। वी हैव हियर एक्सक्लूसिव पैनल, हमें ज्वाइन किया है सलमान नकवी साहब ने। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक अच्छे एक्सपर्टीज़ है आपकी इकोनॉमी में, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सलमान साहब। अदनान पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं सलमान नकवी साहब से पूछना चाहूँगी, सलमान साहब, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे थे कि इंडिकेशन हो रही है लेकिन उसके पर्क्स नहीं आ रहे, अब पर्क्स आना शुरू हो गए हैं। इस मंथ के स्टार्ट से ही और अब तक हम देख रहे हैं बैक टू बैक कुछ चेंजेस आ रही हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारी मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है कि आपकी मूडीज़ ने भी अपग्रेड करा है, फिंच ने भी अपग्रेड करा है और आगे स्टैंडर्ड एंड पुअर भी अपग्रेड करने जा रहा है। और उन सब की जो मुश्तरका जो अपग्रेडेशन है उनके मुताबिक पाकिस्तान अपनी डेट रीपेमेंट को वक्त पर कर सकता है। रिज़र्व स्टेबल रहेंगे, करेंसी पे कोई ऐसा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। जो भी पाकिस्तान ने इस फिस्कल ईयर में जो भी डेट रीपेमेंट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 99% जो है वो मीट आउट हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही वजह है इसका असर हमने अपनी इकनॉमी पर भी देखना शुरू कर दिया है। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है, ये बड़ा खुश आइन है। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत समझ लें कम तरीन सतह पर है अपनी, और इससे इस बात का इंडिकेशन होता है कि आइंदा कम अज़ कम अगले 6-7 महीने तक हमारे रिज़र्व पर और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा, मजबूत रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि हमारी रेटिंग्स भी इम्प्रूव हुई हैं। इसका बराह रास्त असर हमारी इकनॉमी पर
पढ़ रहा है और पढ़ेगा। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मौका है, ऐसा सुनहरी मौका है कि जब बैक टू बैक अच्छी खबरें आई, IMF की आ गई, तकरीबन हमें लग रहा है कि वो तकरीबन हो चुका है, 25 सितंबर को उनकी मीटिंग है। उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस घटाए गए हैं, इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ चुका है, और हमें उम्मीद है कि पॉलिसी रेट भी इंशाल्लाह एक साल के अंदर, एक साल तक, अगले साल तक अभी तो सिंगल 200 डिजिट में। बिप्स की कमी कर दी गई, एक हम कह सकते हैं कि फाइनली कुछ ज़रा आगे बढ़कर काम किया गया। थोड़ा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है, लेकिन 150 की एक्सपेक्टेशन थी, 150 की एक्सपेक्टेशन थी मेजॉरिटी की, और 200% हुआ, विच इज़ क्वाइट एनफ। और जो जिस तरह के सरकमस्टांसिस में इसमें इससे ज़्यादा होना अच्छा नहीं था, ये मुनासिब फ़ैसला था, क्योंकि अभी भी रियल इंटरेस्ट रेट को जितनी पॉजिटिव टेरिटरी में रखा जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि डर ये है कि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट घटा तो फिर जो पैसा निकलेगा बॉन्ड मार्केट से वो कोई डॉलराइजेशन पर ना चला जाए। जब इकोनॉमी की बात हो रही है सलमान साहब, मैं आपसे यूरो बॉन्ड के हवाले से पूछना चाहती हूँ। यूरो बॉन्ड का एक बड़ा अच्छा रिबाउंड हमने देखा, जी जी। तो इसके बारे में बताइए ना, जो एक इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी का, फिर यहाँ पे यूरो बॉन्ड में भी रिबाउंड आया, आने वाले दिनों में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? देखें, अब ये इस तरह देखें, एक वक्त में 70-80% तक डिक्लाइन कर गया था। एक समय याद में है 100 हमें। रुपये की चीज़ वो 25 रुपये में मिल रही थी, बहुत बुरा वक्त हमने देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है पिछले कई सालों के, और इसमें मज़ीद इजाफा होगा और इजाफा होता जा रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं इंतजार किया हमने, 2 साल के अंदर अंदर ये हमने रिबाउंड जी किया है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत, SIFC, आर्मी चीफ और फाइनेंशियल टीम, इन सब की कोशिशों का ये फल जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और बैक टू बैक अच्छी खबरें आ रही हैं। हाउएवर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर है 79,000, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा है, और जो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हमें महसूस होती है तो वो पॉलिटिकल फ्रंट से होती है। अगर इस मौके पे ये पॉलिटिकल फ्रंट भी जो है, ये वो मौका है, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि टेक ऑफ करना शुरू हुआ है, तो इस वक्त जो रिफॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पे टैक्सेशन के रिफॉर्म्स हैं, अनटैक्स सेक्टर को टैक्स लगाना, इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, जितना फास्ट करा जाए उसको उतना बेहतर होगा, और दीगर जो ऐसे मुश्किल काम जो अब तक नहीं हो पाए थे, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर वो सही पेस से शुरू कर दिए जाएँ तो आप यकीन करें साल 1.5 साल में पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। सही, आपने बिल्कुल यहाँ वजह फरमाया कि चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर कंडीशन में होती जा रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें वाज़े करना ज़रूरी है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ चैलेंजेस हमने क्या क्या विटनेस किया। 2 साल का सफ़र अगर हम बात करें PDM गवर्नमेंट से या फिर इस गवर्नमेंट के स्टार्ट से देखें, हमारे पास जो रिज़र्व्स हैं, हमारे जो कंट्री के रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनमें बेहतरी आई। अगर हम फ्यूल प्राइसेस के हवाले से बात करें तो उसमें कमी की गई। इंटरनेशनली पास हुआ, लेकिन हम लिवाए के साथ थे, उसको भी कम किया गया और काफ़ी चीज़ें बेहतर की गई। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट के हवाले से, ये भी डाउन हुआ। अगर हम बात करें डॉलर एक्सचेंज रेट के हवाले से, तो डॉलर की वैल्यूएशन में मुसलसल कमी आ रही है। अगर हम बात करें रुपये की एक स्टेगनेंट पोजीशन के हवाले से, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ सफिशेंस रेमिटेंसेस की बात करें, अगर हमारे पास ये सफिशेंसी देखी जा रही है कि रेमिटेंसेस में भी पर ईयर हम इजाफा देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि कम करने की कोशिश की जा रही है, यकीनन इसके ऊपर काम होगा, और जब टास्क फोर्स बन गई है तो इसके ऊपर मजीद काम होता हुआ दिखाई देगा। IMF बेल आउट पैकेज की बात करें तो यहाँ भी पॉलिटिकली भी और अगर थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी चीज़ों को बेहतर डायरेक्शन में, अगर हम थोड़े से अपने रिलेशनशिप की बात करें तो आइसोलेशन को हटा के हमारे लिए मिंगल होना ज़रूरी है। SCO समिट की बात करें तो ऐसे इवेंट्स का पाकिस्तान का होस्ट करना भी बहुत बड़ी बात है, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी एक क्यू है जो हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर चेंजेस बैक टू बैक हमारे पास आए हैं, और वो रिजल्ट्स जो हैं उनके नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, वो सामने दिख रहे हैं। मैं अदनान साहब से पूछूंगी, अदनान साहब एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या समझते हैं, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयमेंट की बाकी है हमारे पास? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ पे बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो अभी जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा सांस मिलेगा चलने के लिए। जो इस टाइम पे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक थोड़ा सा पैनिक था कि इंटरेस्ट रेट को कम किया, जैसे नकवी साहब ने बताया कि जी इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है कि अभी 2% कम किया है और आगे उम्मीद है कि और भी कम किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो हम पिछले 1-1.5 साल से जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में देख रहे थे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी और हमारा एक जो पैनिक क्रिएट हो गया था हमारे यूथ के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही ये थोड़ा सा इंडस्ट्री आपकी रिवाइव करेगी तो हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने में आएगा।
अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी कम होगी, और लोकल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारी जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट है उसकी इस टाइम पे बहुत अच्छी ज़रूरत है हमारे यूथ के लिए, हमारी रेमिटेंसेस के लिए। देखिए रेमिटेंसेस के लिए जैसे आपने बात की, तो रेमिटेंसेस जो हमारे पिछले 3-4 महीनों से हमारे रेमिटेंसेस जो है $3 अरब के करीब पर मंथ आ रही हैं, और उससे इंक्रीज़ भी हुई है। अगर हम इसी रेशो को कंटिन्यू रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम 36 से 37 अरब डॉलर रेमिटेंसेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक कुछ उसके अंदर इस्लाहात करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे अभी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ मिलके एक डिजिटल एक सिस्टम लॉन्च किया, जिसके थ्रू ये है कि हमारे जितने भी वर्क फोर्स है, स्पेशली हमारी जो ब्लू कॉलर वर्क फोर्स है, जो जिसको पैसे भेजने में तंगी होती थी, उनके लिए एक स्मूथ वे एक इंट्रोड्यूस कराया, जिससे आप वहाँ के गल्फ़ स्टेट्स के आप लोकल बैंक्स के अंदर थ्रू ATM और एक सिंपल वे से आप स्टेट बैंक को अपने रेमिटेंसेस भेज देंगे और आपके घर वालों को मिल जाएंगी इजीली। राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इधर मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉयमेंट जो हमारी कम हो रही है 2024 के अंदर, ये हमें थोड़ा सा हमारे HR मिनिस्ट्री को आज एक न्यूज़ है, ये आपने देखा होगा यूरोपियन मार्केट्स के हवाले से, कि जो हमारे जो लोग हैं मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं या यूरोप की तरफ जाते हैं, उनके अंदर कोई हेपेटाइटिस वगैरह की डायग्नोज एक चीज़ हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये फिर हमारी 30 to 40% एम्प्लॉयमेंट को हर्ट कर सकती है? इसको कैसे काबू पाया जाएगा? देखिए अब ये जो गल्फ़ स्टेट से जितनी भी हमारी फ़्लाइट्स आ रही हैं, हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर उनका चेक इन बैलेंस तो स्टार्ट कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसको और स्क्रीन आउट प्रॉपरली कर लिया जाएगा तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू आएगा। हाँ, हमें ये वैक्सीनेशन वगैरह से कंट्रोल हो सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैक्सीनेशन से कंट्रोल होगा। बस थोड़ा सा आप ये देखें, अगर आप चेक एंड बैलेंस आपके एयरपोर्ट्स पे अगर आप प्रॉपरली रखेंगे, अब जैसे कि अभी भी आज सुबह भी मैंने न्यूज़ में देखा था कि 3 पेशेंट थे, उनके ऊपर डाउट था, लेकिन सुबह क्लियर है, उनकी रिपोर्ट्स क्लियर है, तो उनको क्लियर कर दिया गया था। तो ये सारी कोविड भी इसी तरह स्प्रेड किया था, याद है आपको? एग्जैक्टली इस तरह। तो अब कोविड से हमने लर्न किया हुआ है, सीखा हुआ है। तो अब ये जो अभी जो मॉन्की पॉक्स और ये जो डिजीज़ आई है, तो इस पे काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हमारी जो गल्फ़ स्टेट्स के साथ जो है उनके जो रिलेशंस हैं, हमारी जो आपको पता है कि हमारी जो मोस्टली वर्क फोर्स है हमारी गल्फ़ स्टेट्स में ही काम कर रही है, सऊदी अरेबिया, UAE, दूसरे ममालिक के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पैनिक करने की कोई। और एम्प्लॉयमेंट पे आप नहीं समझते कोई असर आएगा? नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे देखें, एम्प्लॉयमेंट पे असर इस सूरत हाल में नहीं कुछ आएगा इंशाल्लाह ताला। देखें हमारा जितना भी स्टाफ यहाँ से वर्कफोर्स जाती है ना, वो आपकी प्रॉपर मेडिकल होके जाती है, प्रॉपर उनके जो सऊदी और UAE और कतर, इनके जो मेडिकल सेंटर अप्रूव्ड हैं पाकिस्तान में, उनसे एक प्रॉपर एक सिस्टम है गैमका का, उससे मेडिकल क्लियर होने के बाद ही हमारी वर्कफोर्स यहाँ से उन ममालिक में जाती है। उन ममालिक में जब वो काम करती हैं तो वहाँ का मेडिकल जो है, वहाँ फैसिलिटेशन उनको मिलती है, फैसिलिटी उनको पास अवेलेबल है, और जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके अंडर वो मेडिकल कराते हैं। अब कोई भी डिज़ीज़ अगर वहाँ पे लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर अभी ये मॉन्की पॉक्स वाला जो सिस्टम आया था, तो अभी यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स पे आपके कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हर जगह पे इसको टेस्ट सिस्टम पे किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी वर्क फोर्स पे उस तरह वो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमारी जो वर्क फोर्स है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। असल प्रॉब्लम यहाँ पे इस टाइम पे ये है कि हमारी यूथ और हमारी जो इस टाइम पे अनसर्टेन पोजीशन और मार्केट के अंदर एक र्यूमर्स सा सोशल मीडिया ने जो फैलाया हुआ है, हमें उससे बाहर निकल के हमें अपने वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करना है प्रॉपरली। हमारी वर्क फोर्स का फिगर जो कम हो रहा है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। एग्जैक्टली इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं देखें हमारे जो सरकारी महकमे हैं या सरकारी जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो डिलीवर भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों के अंदर जहाँ पे बने हुए हैं, स्किल्स सेंटर्स बने हुए हैं, सारा कुछ कर। लेकिन हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं ना, वो कोटा सिस्टम हमारे जो बाहर के ममालिक के साथ है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पे मैं दरख्वास्त यही करूँगा कि हमारी HR मिनिस्ट्री को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब देखें 4 से 5 लाख वर्क फोर्स हम इस साल 2024 में हम
कम भेजेंगे, तकरीबन 1.25 से 2 लाख वर्क फोर्स जो पिछले साल की निस्बत, और जो हमने एक फोरकास्ट की थी 2023 में कि हम 2024 में जब हम 8,62,000 भेज सकते हैं तो हम उसको 11 लाख पे ले जा सकते हैं। वेन्यूज़ अवेलेबल हैं, हमारे यूथ, हमें अपने टारगेट्स का वादा खुद पूरा करना होगा जी। टारगेट्स का देखें, जब तक वो देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्ली अगर प्लेटफॉर्म्स अगर प्रोवाइड कर देगी ना, तो मैं एश्योर कर सकता, बिजनेस कम्युनिटी हर गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है जी। हमें किसी भी गवर्नमेंट से सिर्फ हमें एक फैसिलिटेशन और एक तो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि अगर हमें प्रॉपर्ली प्लेटफॉर्म दे दें तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी एसोसिएशन है, हम प्लेटफॉर्म के हवाले से ही बात करूंगी। मैं सलमान साहब से पूछती हूँ, सलमान साहब ये पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुए हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, खास कर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 9.6% पे तो आ गए हम, टारगेट क्या है हमारे, और इसका क्या हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी % कमी हो सकती है? देखें, फ्यूल प्राइसेस हमारा इंपोर्ट का सबसे बड़ा जो बिल है वो फ्यूल इंपोर्ट का होता है, और जितने इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अंडर प्रेशर है, ना सिर्फ फ्यूल प्राइसेस बल्कि बाकी दीगर कमोडिटीज़ भी अंडर प्रेशर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंपोर्ट्स सबसे पहले, जो हमारा जो प्रॉब्लम ही इंपोर्ट से होता है, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, जो हैवी इंपोर्ट करते हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा हो जाता है, करेंसी पे प्रेशर आता है, तो वो सारे प्रेशर जितने भी हैं वो कम से कम होते जाएंगे, और ये साल इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। आइंदा भी एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्यूल प्राइसेस अंडर प्रेशर हैं। अभी कमिंग फ्यूचर में शॉर्ट पीरियड में कोई ऐसा स्पाइक उसमें नज़र नहीं आ रहा है जी। और इसका हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन पे ज़ाहिर है, जब इंपोर्ट बिल कम होता है तो इन्फ्लेशन पे बराह रास्त उसका असर होता है, और जितना इन्फ्लेशन कम होगा उतना इंटरेस्ट रेट घटेगा, ग्रोथ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और बहुत सारे दीगर होंगे। हमारे 2-3 इश्यूज़ होते हैं, जिसमें करेंसी है, उसके बाद ये आपका पेट्रोल प्राइसेस हैं, ये 2-4 इश्यूज़ हैं, और अल्लाह के फजल करम से ये मुस्तकिल कंट्रोल में आते जा रहे हैं। और अब मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अब हमें अपने जो रिफॉर्म्स हैं, टैक्सेशन के रिफॉर्म्स हैं, प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स हैं, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को जितनी जल्दी हो प्राइवेटाइज कर जाए, अब उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जितनी ये बड़ा सुनहरा मौका है पाकिस्तान को टेक ऑफ करने का, अपने मईशत सब कह रहे हैं पीआईए, तो ऑब्वियसली यस के तमाम एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं, पीआईए प्राइवेटाइज होने जा रही है। अब हम उसकी जो एक चीज़ें हैं वो अब देख भी रहे हैं ऑन रिकॉर्ड्स। इसके बाद किसकी बारी आएगी? क्या डिस्कोज के हवाले से बात हो रही है? कैटेगरीज हैं, डिस्कोज भी हैं, और डिस्कोज का भी गवर्नमेंट ने कल ही जो है एक कानून नाफिज करा, जिसके तहत उनकी जो यूनियंस हैं वो प्राइवेटाइजेशन या किसी भी तरह का जो है वो एहतजाज नहीं कर सकती। तो ये डायरेक्शन यही है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन इससे कबल होती थी तो सियासी इशू बना दिया जाता था और वो डिले हो जाती थी। तो अब उस पर पहले ही पाबंदी लगा दी जा रही है कि किसी किस्म के एहतजाज की उसमें इजाज़त नहीं होगी, और ज़ाहिर है मुल्क के मफाद में ये सिलसिले हो रहे हैं। तो तमाम शेड्यूल जो है वो गवर्नमेंट बना चुकी है, IMF को दे चुकी है, और इंशाल्लाह पहले अक्टूबर में हमें उम्मीद है कि मिड ऑफ अक्टूबर तक जो है PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी, और इसके बाद ये सिंबॉलिक इम्पैक्ट होगा, एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। उसके बाद दीगर इदारों में भी जो है ऐसी ही हम बेहतरी। सलमान साहब, आपको याद होगा आप और हम ही बैठ के बात किया करते थे कि एक तरफ IMF हमें डिक्टेट कर रही है, हम उसकी नेगोशिएशन पे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो तमाम चीज़ें हमारे लिए बेटरमेंट की तरफ थी। बिल्कुल ऐसे ही है। IMF का जो भी एक फिजिकल डिसिप्लिन क्रिएट करता है IMF का लोन। देखें, IMF का लोन से स्टेबिलिटी आती है, अब स्टेबिलिटी आ रही है, नज़र आ रही है। अब अगला टारगेट हुकूमत का होगा ग्रोथ अचीवमेंट की तरफ होगा, ताकि मुल्क की इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एक्सपोर्ट बढ़े। अब उसकी तरफ हुकूमत जाएगी। स्टेबिलिटी पहला टारगेट था, और वो बिल्कुल अपने ऑन ट्रैक है गवर्नमेंट इस वक्त, और स्टेबिलिटी जैसे जैसे बेहतर हुई इंशाल्लाह अगले स्टेप में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये आखिरी लोन होगा। तो वो क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अब अगला टारगेट उनका ग्रोथ का होगा। अब हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, ताकि हम IMF के चुंगल से हम हमेशा के लिए निकल जाएं। और हमें लोन नहीं चाहिए, अब हमें बिजनेसेस चाहिए तमाम कंट्रीज से। जी, राइट। अदनान साहब, अब प्लेटफॉर्म के हवाले से ही बात कर रहे थे, तो क्या प्लेटफॉर्म समझते हैं आपके गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाएं, और ख़ास कर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली? लोकली भी हमें बहुत नीड है, हमारे पास लोकली भी बहुत स्टूडेंट्स फ्रेश और हम कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी ऑन जॉब नहीं नज़र आते, तो उनके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि
इस टाइम पे कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि हमारे जो छोटे शहरों के अंदर अनएम्प्लॉयड बच्चा है, स्किल्ड बच्चा है, जिसको प्रॉपरली प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जिसके पास वो बड़े शहरों में जाने के एक्सेस नहीं है, उसमें रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड होकर उसका डाटा जो है आपको ओवरसीज़ प्रमोटर्स के साथ शेयर हो जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हम उस डाटा को यूज़ करते हुए हम उस बच्चे को अप्रोच करके अपना डाटा बैंक जब हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम उसको यूज़ करके हम बच्चे को बाहर भेज सकते हैं। प्लेटफॉर्म इस तरह मिल सकता है। हमारे बच्चे के पास एक्चुअली हम ब्यूरो की एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके जॉब्स वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल वो है। उसके बाद हमें कॉल्स भी करते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चों को यूटिलाइज़ भी करते हैं। लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम उस बच्चे तक अप्रोच कर सकें। एक प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट बने, उस डिपार्टमेंट का सिर्फ काम ये हो कि जो बच्चा बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, उसकी जिस फील्ड के अंदर स्किल्स हैं उसको अपलोड करके उसका डाटा हमसे शेयर कर दें। ये गवर्नमेंट कैसे करेगी? ये तो प्राइवेट ही आप समझते ही होगा, रिक्रूटर्स के काम हमारी है ये मिनिस्ट्री तो। कर सकती है, हमारी मिनिस्ट्री कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर एक बच्चा 27 मिलियन की आबादी है अदनान साहब। नहीं, 27 मिलियन की आबादी है, उसके अंदर यूथ कितनी है, उसके अंदर स्किल्स कितने, स्किल्ड कितने हैं, हाईली स्किल्ड कितने हैं, आपने वो ये तो देखना है। बाइफरकेट नहीं हो जाएगा? आप स्किल्स को उनकी, आप कैसे किसी की स्किल्स को देखिए, आप आप नाप सकते हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं? नहीं, वो कम से कम डाटा तो अवेलेबल हो हमारे पास। हमारे पास प्रॉपरली डाटा नहीं अवेलेबल होता। हम अभी भी हम पुराने सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। वर्कफोर्स लेने के लिए पुराने सिस्टम को तो डाटा में डिग्रीज आएंगी? नहीं, डाटा के अंदर आपके स्किल्स का बताया जाएगा। वो बच्चा खुद ऑनलाइन, अभी तो मोबाइल देखें, हर किसी के पास एक मोबाइल अवेलेबल है। वो मोबाइल के अंदर उसके पास सारी एक्सेस होगी। एक वेबसाइट के अंदर जाके वो अपने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस, अपनी सर्टिफिकेशन, आपकी किस किस इंडस्ट्री में उसने काम किया है, कहाँ पे किया है, वो डाटा एटलीस्ट, वो पासपोर्ट बना हुआ है नहीं बना, उसका एक सिस्टम बनाओ और वो हमसे वो पूरा जब डाटा होगा किस में उसकी क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टीज किसी है। जॉब की कॉल आती है तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में काफ़ी एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई कॉल आप समझते हैं गवर्नमेंट की जानिब से हो कि आप डाटा अपलोड करें तो ये हो जाएगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखें, मैंने तो बताया ना कि आप उस बच्चे को जब एक हम प्लेटफॉर्म दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे तक हमारी एक्सेस, और उसकी एक्सेस जो होगी सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं उनको दी जाए, क्योंकि ये मिसयूज़ हो सकती है। और उसके अंदर उन ओवरसीज़ प्रमोटर को रजिस्टर्ड किया जाए उस एप्लीकेशन के लिए। उस एप्लीकेशन को हमारा जो ओवरसीज़ प्रमोटर है वो यूटिलाइज़ करे, और वो यूटिलाइज़ करके वो उस बच्चे तक डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। देखिए, अभी हम एक दो 3 हाथों में वो सिस्टम करके और बच्चा जा रहा होता है। एक तो ये आपको, दूसरी चीज़ इस टाइम पे जो हमारे गल्फ स्टेट्स के अंदर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे लोकली पाकिस्तान के अंदर, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमने वीज़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से जी वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके अंदर हमारी जो है HR मिनिस्ट्री और खारजा, हमारी 2 मिनिस्ट्री कर सकती हैं। बिल्कुल हमारे दोनों फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल अगर ये करें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो तकरीबन 2 से 2.5 लाख वर्कफोर्स जो है, अब मैं ये साल तो हमारा क्लोज हो रहा है, लेकिन अगले साल के लिए, या आप इसको फिस्कल ईयर पे भी ले जाएं, जुलाई टू जून कर दें अगले साल तक, तो 2 से 2.5 लाख वर्कफोर्स हम बढ़ा सकते हैं। तो इजीली गल्फ में क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है? गल्फ कंट्रीज़ के लिए ही क्यों ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं? देखिए, गल्फ स्टेट्स के लिए इसलिए क्योंकि उस जाना आसान है, प्रोसेस उसका कंपैरेटिवली आपका यूरोपियन कंट्रीज़ और उसके एक तो आसान है। तो वो तो इमिग्रेशन भी नहीं देते, वो तो हमारे जो कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है। ऑल्दो हमारे लिए यही है कि वो रेमिटेंसेस के थ्रू पाकिस्तान को भी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, लेकिन फिर भी देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ना एक प्रॉपर सिस्टम है। उनको चाहिए आपके हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग। आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स ज़्यादा है, आपके जिस भी कैटेगरीज में जाए स्किल्स वर्कफोर्स आपके पास ज़्यादा है। हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो गल्फ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। आपका 60 से 70% आपकी वर्कफोर्स है ही गल्फ स्टेट्स के अंदर काम कर रही है, और रेमिटेंसेज भी हमारी वहीं से ज़्यादा आ रही हैं, हमारी यूरोपियन कंट्रीज से कम आ रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी आपके प्लेटफॉर्म पे कि देखिए, जब तक MOU से बाहर निकल के एग्रीमेंट साइन नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो मुझे अदनान साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो SCO समिट जारी थी और इसके अंदर बड़ा एक अच्छा आउटकम आया, बहुत कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चेंबर्स भी उनको वेलकम करते हुए दिखाई दिए।
یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، خاص کر اس میں آپ جو جی ٹو جی کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹس کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو ہمارے پاس آپشنس موجود ہے. دیکھیں جب میں جی ٹو جی کی بات کروں کہ جی ٹو جی ایگریمنٹ سائن ہو تو کم سے کم آپ بی ٹو بی بھی تو ہم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں نا. آپ کی جو 95% جو ورک فورس ہے وہ بی ٹو بی جاتی ہے، آپ کی جی ٹو جی نہیں جاتی. آپ کی جو اگر 8 لاکھ ورک فورس جا رہی ہے اس میں 8.25 لاکھ ہماری بی ٹو بی ہے. جی ٹو جی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک تھوڑا سا ایک پورشن ہے آپ کا، کچھ Quantum پرسنٹ. چھوٹا ہے. بالکل بالکل. آپ کی اصل میں اوورسیز پروموٹر جو بی ٹو بی جا کے بزنس جنریٹ کرتے ہیں وہی آپ کی ورک فورس کو بھیجتے ہیں. تو یا تو ان کو پھر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. ایگزیکٹلی یہی تو ہماری You are درخواست ہے. right. یہی تو درخواست ہے کہ ہمیں جب تک اسٹیک ہولڈرز کو جب تک وہ آن بورڈ نہیں لیں گے، ان اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، یورپین مارکیٹس کے لیے راستہ کھول دیں. میں ایشور کرتا ہوں آپ کی یہ جو انلیگل امیگریشن ہے یا یہ رک انلیگل جائے گی. راستے، آپ کی 95% کم ہو جائے گی. کیوں کم ہو جائے گی؟ دیکھیں جب بچے کو ایک پراپرلی ایک پلیٹ فارم مل جائے گا تو وہ جانے کے لیے، کیوں تو unofficial وہ میں جائے گا؟ کیوں ان آفیشیل جائے گا، اور ایک لیگلائز وے میں وہ بچہ جائے گا تو وہ 5-7 سال کے لیے دھکے کھانے کے لیے اس دوسرے سسٹم سے آئی ایم نہیں شیور جائے کہ گا. آج کافی سارے جو ifs اینڈ بٹس ہیں وہ دور کر دیے ہوں گے عدنان صاحب نے. میں سلمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. سلمان صاحب تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا سچویشن دکھائی دیتی ہے؟ ویک کا جو آغاز ہے بڑا ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں پمپ اپ سچویشن میں ہوا ہے، بہت ہی ایک اچھا اسٹارٹ ہوا ہے. ادروائز ہم 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے دیکھ رہے تھے کچھ نہ کچھ ڈکلائننگ نوٹ سے منڈے اسٹارٹ ہوتا تھا. سو واٹس یور ٹیک؟ نہیں دیکھیں، مارکیٹ تو ایک اچھی پوزیشن پر ہے. ہارڈلی 4-4.5 کی پرائس ارننگ پر ہے اور سستی ترین ہے. ڈیویڈنڈ ییلڈ بہت اچھی ہے، اچھی اناؤنسمنٹس ہیں، اچھی جو بیک ٹو بیک خبریں اتنی اچھی آئی ہیں، جس میں آئی ایم ایف کی خبر سر فہرست ہے. انفلیشن نیچے آ رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ گھٹ رہا ہے. اور پھر سب سے اچھی چیز یہ کہ حکومت نے جو ریپیٹریشن آف ڈیویڈنڈ اینڈ پروفٹس ان ڈالر ٹرمز جو ہیں وہ ہائیسٹ 4-5 سال بعد جو ہیں وہ پے کریں اور ٹائم پر پے کریں. کوئی پرابلم نہیں آئی، اس سے انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھا ہے. تو یہ ساری چیزیں یقیناً ایک بہتری کی طرف. فٹسی کی البتہ ایک ریکمپوزیشن ہے جو غالباً اس کی 23 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے یا 24 ہے، ایک آدھ دن کا مجھے. اور اس کی ایک بہت بڑی ہولڈنگ کی سوئچنگ ضرور ہے جو ایک سائیکولوجیکل پریشر مارکیٹ پر رہا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ اسموتھلی چل رہی ہے اس وقت. پرابلم آتی ہے اگر تو پولیٹیکل فرنٹ پر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں اگر وہ ایک معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چارٹر آف اکنامی سائن کریں اور کچھ عرصے کے لیے جو ہے، یہ میں ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں، کچھ عرصے کے لیے اگر وہ سیاسی سرگرمیوں کو کنارہ کش کر دیں، ختم کر دیں کہ بھی ہم 4-6 مہینہ ہم چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت ہماری معیشت بہتری کی ایٹ لیسٹ طرف گورنمنٹ کو بھی جا کام رہی ہے، کرنے دیں جو گورنمنٹ کام بہت کر اچھی رہی ہے. جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ امپیکٹ جو آپ کو نظر آئے گا وہ اسٹاک مارکیٹ میں نظر آئے گا اس بات کا. اسٹاک مارکیٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آگے جانے کے لیے، کوئی اس کا ایشو نظر نہیں آ اچھا، رہا. یہ جو ابھی انٹرسٹ ریٹ میں کمی دیکھی گئی ہے اور کنزیکٹو کمی ہے یہ تھرڈ، تو کیا آپ کو لگتا ہے سلمان صاحب کہ بینکس کے شیئرز یا اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا کوئی بعد میں ان کے اسٹاکس پہ خاص کر بینکس کے نیگیٹو کچھ اثر آئے گا ضرور، نیگیٹو؟ جی ظاہر ہے بینکنگ لیکن کا انہوں نے جو بہت فلرش کر لیا. جی بینک کا جو اس وقت میجر انکم ہے، کیونکہ 80% بینک جو ہیں وہ انویسٹڈ تھے گورنمنٹ بانڈز میں، جی سیکیورٹیز میں. تو انڈسٹریلائزیشن کا عمل ذرا سلو تھا پچھلے 3-4 سال کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے. اور اب وہ یقیناً وہ پروفیٹیبلٹی جو بینکوں کو ایک گھر بیٹھ کے ملتی رہی ہے، بغیر کام کرے ملتے رہیں، اب اس میں کمی واقع ہوگی اور انہیں اپنے پرفارمنس کو بہتر کرنا کی ضرورت پڑے گی. تو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے پوچھا، یقیناً بینکنگ شیئرز جو ہیں فی الحال ریکمینڈ نہیں کرے جا رہے ہیں، اور ایکسپلوریشن E&P سیکٹر کے زیادہ کرے جا رہے ہیں. IT سیکٹر میں کافی اچھا سکوپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے کرے جا رہے ہیں. سکلیکل جس کے سیمنٹ اور اسٹیل ہے، کیونکہ بیکاز انٹرسٹ ریٹ کی جو سائیکل ہے وہ مستقل گھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے آگے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ سیکٹرز اچھے ہو سکتے جی ہیں؟ بالکل، یہ سیکٹرز اچھے ہو سکتے ہیں. اچھا، آٹو سیکٹر بھی تو اچھا ہوگا نا، کیونکہ فائنانسنگ جی بھی جب اسٹارٹ ہو جائے گی اب تو آٹو فائنانسنگ یا آٹو سیکٹر جو ہے بڑا ڈیفینیٹلی ڈپریس دکھائی دے رہا انٹرسٹ تھا. ریٹ جیسے سے گھٹے گا تو آٹو فائنینسنگ جو ختم ہو گئی تھی تقریباً، وہ اس کی بحالی کی پوری امید ہے. اور آٹو سیکٹر نے اپنا پیک دکھایا ہے، بہت زبردست ریلی چلی، اور ان دا ہسٹری بہت کم ایسے سیکٹرز ہوں گے جتنی شاندار ریلی آٹو سیکٹر میں چلتی ہوئی نظر آئی ہے. اور اب یقیناً
جو الیکٹریکل ویکل کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. ایک BYD جو بلڈ یور ڈریمز، یہ چائنا کی سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک ویکل بنانے والی کمپنی ہے، جس نے پاکستان میں ہب پاور کمپنی سے ایگریمنٹ سلمان صاحب یہاں میں آپ کو پاس کروں گی. شاہد علی حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب لمیٹڈ گروپ کے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. شاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہد علی حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی میں سلمان صاحب سے ہی کنٹینیو کروانا چاہوں گی. ایگزیکٹلی ہم آٹو سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو آٹو سیکٹر میں BYD کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہب پاور کمپنی سے ان کا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈ یور ڈریمز BYD، یہ چائنا کی کمپنی، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو الیکٹریکل ویکل بناتی ہے. اور چائنا میں ملینز کے حساب سے الیکٹریکل ویکل بن چکی ہیں اور چل رہی ہیں سڑکوں پہ. دوسرے تیسرے نمبر پہ امریکہ، یورپین اور پھر انڈیا وغیرہ کے نمبر آتے ہیں. تو پاکستان میں ابھی بمشکل 2500 سے 3000 گاڑیاں ہیں جو تقریباً آخری مراحل پہ، اور انشاءاللہ ابھی شاید اسی مہینے میں پہلی گاڑی جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ جو ہمیں الیکٹریکل ویکل نظر آئے گی. جی ہاں، چلیں یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کے لیے. اور یہ کب تک ہو جائے گا ممکن؟ یہ پہلی گاڑی تو انشاءاللہ اسی مہینے میں ہمیں نظر آئے گی چلتی ہوئی، لیکن اگلے ایک سال میں کم از کم 4000 یونٹ جو ہیں گاڑیاں ہمیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گی. اور جس طریقے سے ان کی ڈیمانڈ، جس طریقے سے بکنگ کا پروسیس ہے کہ اگلے کئی مہینوں تک جو ہے ان کی بکنگ جو ہے وہ جاری ہے. تو سلمان صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو امپورٹ بل کے اوپر جو ایک پریشر ہے فیول کے حوالے سے یہ کم ہوگا؟ ڈیفینیٹلی فیول اس کا یہ دیکھیں آئندہ آنے والے زمانے میں فیول کا پریشر ویسے بھی کم ہو جائے گا. شاہد علی حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ CEO ہیں عارف حبیب لمیٹڈ کے. السلام علیکم شاہد صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جی شاہد صاحب کیا سمجھتے ہیں اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو کیا سچویشن ہے سامنے؟ ایک طرف ہمارے پاس مارکیٹ فلرش کر رہی ہے، دوسری طرف انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے، IMF کا پروگرام، مطلب بیک ٹو بیک ہم اتنی ساری گڈ نیوز کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں انجوائے کریں ساری پازیٹیو نیوز کو، اور انشاءاللہ جو ہے پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی جب آتی ہے اور پاکستان میں جب تھوڑی سی امیدیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو ہم جو ہیں ہماری چونکہ ہمارے ساتھ اتنی پازیٹیو چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے عادت نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی گروتھ ہوگی، جو کہ پچھلے سال 1% سے بھی کم تھا. اس دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ 4-4.5% کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوگی انشاءاللہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے. اور پھر انشاءاللہ جو کہ ہیلپ کرے گا ہماری گروتھ ریٹ کو بڑھانے میں. ہماری GDP گروتھ بھی اس دفعہ بہتر ہوگی، آل بیکاز آف لوور انٹرسٹ ریٹ. اور سب سے بڑا فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا، جو کہ سب سے بڑی لینڈر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. ہمارا کوئی 58 سے 60% ریونیو جو ہے ڈیٹ سروسنگ کی نظر ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ شاہد صاحب ٹیکس کے جو اس بار بجٹ پیش کیا گیا اور بجٹ بڑھایا گیا، لائک اگر ٹیکسز کے حوالے سے کہیں تو کچھ ٹیکسز ایسے امپلیمنٹ کیے گئے جو کہ کافی ناراضگی کا بھی باعث بنے. تو کیا لگتا ہے شاہد صاحب، ایک طرف ہمیں گورنمنٹ کو 660 بلین روپیز کا فائدہ ہوا، اس کی بوروئنگ کم ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس ٹیکس بڑھ گیا. تو کیسے سمجھتے ہیں آپ یہ ٹیکس کتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا جو ابھی نیو ٹیکسز لگے امپلیمنٹ ہوئے ہیں؟ جی ٹیکسز تو جیسے ہمارا جو CFA کا جو ایوارڈ کا جو فنکشن تھا اس میں فائنانس منسٹر نے یہی کہا تھا کہ ٹیکسز تو بہت ضروری ہیں. اور ٹیکسز میں تو اگر ہم 9.5% ٹیکس ٹو GDP ہمارا ہے، ہمیں تو اس کو 12, 12.5, 13 کی وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ لے کے جانا ہے. تو اس کو مل کے سب کو کوششیں کرنی ہے. ہمیں جو بھی ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر ٹیکسز زیادہ نہیں ہیں ان کو میرے خیال سے تھوڑا کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا، ریٹیلرز کو اور اس کے علاوہ ایگریکلچر کو. ان سب ایریاز کو میرے خیال سے اس ٹیکس اسکیم میں لانا ہوگا. اور اتنا زیادہ زور جو ہے ان پہ نہ دیں جو آلریڈی ٹیکس بہت زیادہ دے رہے ہیں. سپر ٹیکس بھی دے رہے ہیں، کاپر ٹیکس بھی دے رہے ہیں. تو اس کو لیکن چلیں ٹھیک ہے، ابھی ضرورت ہے IMF کی، ہمیں ایگریمنٹ کرنا تھا تو ہم ٹھیک ہے، ہم اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ یہ ہو گیا کہ 25 تاریخ کو ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہماری جو ڈالر کی ری پیمنٹ کی ڈیٹ ری پیمنٹ کے ایشوز تھے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ آگے جا کے تو ہمارا ٹیکس ٹو GDP اسی وقت بہتر ہوگا انشاءاللہ
अगर हम ओवरऑल सारे सेक्टर्स को इसमें लेके आएंगे, और जब ये लेके आएंगे तो ही हमारा जो है, देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आप देखें कि हमारे रेमिटेंसेस बड़े अच्छे बढ़ गए। $3 बिलियन का मंथली जो है फिगर जो आ रहा है पिछले 3-4 महीने से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तो क्या फोरकास्ट है आपकी, कितना हो जाएगा इस बार हमारा रेमिटेंस फिस्कल ईयर में पूरे? देखिए मुझे लगता है कि ये $32-33 बिलियन जो है उससे भी ज्यादा इंशाल्लाह हो जाएगा, बल्कि $35 बिलियन मेरे ख्याल से, अगर 3 का भी अगर हम हिसाब करें तो 36 बनता है, तो 36 तो इट नहीं, मींस तो कि अगर ये हम फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री होगा अगर इस साल इतनी जी, कोशिशों के जी, बाद जी, ये हो अगर जाता ये है। हो जाए 34-35 तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, और इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज जो हैं वो अच्छे खासे हल हो सकते हैं। देखें ना, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को हम मैनेज कर रहे हैं, अब इतना ज्यादा कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो शाहिद पहले साहब, होती हमें कुछ ऐसी भी कोई लाहे अमल, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें हमारी जो रीपेमेंट्स के इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि पेमेंट तो हमारी वही रहती है, हमें इंटरेस्ट ही भरना पड़ता है हर साल। तो इसका कोई ऐसी स्ट्रैटेजिकली आप समझते हैं कोई सोल्यूशन है? हमें लोकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और हमें एक्सपोर्ट को अपने बढ़ाना है, और हमें हेलो जी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज। लोकल प्रोडक्टिविटी अगर हमारी बढ़ जाए और हम इंपोर्ट पे जो हमारी रिलायंस है वो अगर हमारी कम हो जाए, तो डेफिनेटली हम जो है इस पे काबू पा सकते हैं, और हमें जहाँ पे हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ठीक है ना, और हमारी जो कंजम्पशन हो रही है, इंपोर्ट चीज़ों की जो कंजम्पशन हो रही है उसको हम अवॉइड कर लें, तो ये अच्छा खासा जो है हमारा जो है वो जो डॉलर की रिलायंस है और हमारी जो इम्पोर्टेड चीज़ों की जो रिलायंस है वो हमें ख़त्म करनी है, तो हमारा मसला हल इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर हम बात करें यही कि आप कहते हैं कि तमाम सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में लाना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सेक्टर भी थोड़ा नाराज़ नज़र आता है FTR के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शाहिद अली हबीब साहब, क्या आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर को टैक्स देना भी ज़रूरी था, थोड़ा सा उनको रिलीफ नहीं देना चाहिए था, या फिर आप समझते हैं कि सही है, ठीक है उनको देना चाहिए? इनको अचानक से आपने ना वो उस रिजीम में लेके आ गए जो कि नॉर्मल रिजीम है 35%, और इसके अलावा जो है वो सुपर टैक्स वाले रिजीम में, तो इनको अगर ग्रेजुअली लेके आते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता, ताकि वो एक ही झटके में आपने जो है ना इनको बिल्कुल 1% ऑफ द रेवेन्यू से चेंज करके जो है 35% ऑफ द प्री टैक्स कर दिया, तो वो जाहिर है उनके लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हुआ, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा। अगर इनको ग्रेजुअली करते तो मेरा ख्याल से वो भी अपनी चीज़ों में ज़रा जो है थोड़ी सी एफिशिएंसी ला के वो मैनेज करने की कोशिश करते, ताकि उनका ओवरऑल जो प्रॉफिट है ना वो हर्ट नहीं होता। अभी तो जिस भी टेक्सटाइल वाले से बात करते हैं वो ये कहता है कि यार ये हमारी तो जिंदगी चेंज हो गई है, अब हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी वैसी नहीं रही। गवर्नमेंट इसको भी फोकस करेंगी, क्योंकि जहाँ तक तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तो यकीनन ये भी सोच में उनके आएगा। शाहिद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहूँगी, कौन सा सेक्टर है जो डोमिनेंट नज़र आता है अभी? जैसे मुझे लगता है कि जिसमें हाई लेवरेज जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे मेरे ख्याल से वो आएगा, सेविंग होना शुरू होगी उनकी, इंटरेस्ट सेविंग की वजह से जो है वहाँ पे मेरे ख्याल से इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे ही थोड़ी सी मार्केट में लिक्विडिटी होती है तो मुझे लगता है कि ये सीमेंट सेक्टर और इसके अलावा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली लोअर इंटरेस्ट रेट का उनका फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले सेक्टर्स हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो हाई डिविडेंड यील्ड जो है वो अब ज़्यादा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे भी हमें फोकस करना चाहिए। वी आर कीपिंग आवर आई ऑन द मार्केट। थैंक यू सो मच। शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस में। अदनान साहब, आपसे पूछूंगी, जहां इकोनॉमी के हवाले से न्यूज़ है वहीं रेमिटेंसेस का जिक्र भी हुआ। रेमिटेंसेस के हवाले से हर महीने $3 बिलियन की एक इनकम आना पाकिस्तान के लिए, रेमिटेंसेस पुट होना कितना इम्पॉर्टेंट है? और जहाँ तक अगर हिसाब किताब की बात करें तो 36 बिलियन का हमने हिसाब लगा लिया है, तो क्या लगता है टारगेट आपको? जी, शाहिद साहब ने बहुत अच्छी बात की और बड़ा अप्रिशिएट किया रेमिटेंसेस के लिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। देखिए, मुझे ये लगता है कि तकरीबन हम 33 से 34 बिलियन तक हम जाएंगे, $33 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हमारा
جو 3 مہینوں سے ہماری جو 3 بلین کے قریب ہماری ریمیٹنسز پر منتھ آ رہی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ایک ڈاؤن فال دیکھنے میں آئے گا. اس کو بالکل بڑھایا جا سکتا ہے. اب 33-34 کو ہم 38-40 پہ بھی لے جا سکتے ہیں. پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. ہماری ورک فورس کو جو ابھی اعتماد میں لیا ہے، لاسٹ جو میں نے ابھی پہلے آپ سے بات کی تھی کہ ڈیجیٹل جو سسٹم کیا ہے اس سے بہتری ہوگی. اس کے جو آپ پرائم منسٹر صاحب نے جو جس کا افتتاح کیا ہے تو اس سے بہتری ہوگی. لیکن ورک فورس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ ورک فورس کو بڑھائیں گے، ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے ورک فورس کی، تو ریمیٹنسز آف کورس ہمارے تھرو بینکنگ چینل زیادہ سے زیادہ آئے گی. اور جس طرح ہمارے وفاقی ادارے، ٹھیک ہے، ہمارے آرمی چیف اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ اس ٹائم پہ بڑے کین انٹرسٹ لے رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا بھی یہ حق ہونا چاہیے اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ آپ تھرو بینکنگ چینل اپنی جو ہے ریمیٹنسز کو بھیجیں تاکہ اپنے اوورسیز پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ورک فورس بڑھانے کے لیے ہماری گلف اسٹیٹس کے لیے ہماری تھوڑی سی پالیسیز اور ہماری جو ورک فورس کو ہے اور ہمارے جو اوورسیز پروموٹرز ہیں ان کو اگر پراپرلی آن بورڈ لیں تو انشاءاللہ تعالی آنے والے 2025 میں ریمیٹنسز بھی اچھی ہوں گی. آپ کے ایک جو پازیٹیو امیج جو ہے پاکستان کا اوورسیز پاکستانی میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اچھا بلڈ ہوگا. رائٹ. سلمان صاحب سے پوچھتی ہوں. سلمان صاحب، شاہد صاحب کی اگر ہم انالیٹیکل ویو دیکھیں تو یہاں پہ ریمیٹنسز کے اندر ایک اچھی چینج دیکھی جا رہی ہے. انہوں نے کہا اتنی گڈ نیوز کی ہمیں عادت نہیں ہے شاید، تو کیسے ہم عادت ڈال لیں اب کہ ہماری چیزیں بہتر ہونی جا رہی ہیں، چاہے ہم ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں یا IMF کے حوالے سے بات کریں یا ریمیٹنسز پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کریں یا پھر مارکیٹ کو دیکھیں ایون. نہیں دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے. جس طریقے سے اکنامی ٹیک آف کر رہی ہے، اسٹارٹ لے رہی، اسٹیبلٹی آ رہی ہے، تو وہ بنیادی ایشوز جو پاکستان کے لیے چیلنجنگ ایشوز ہیں، جس میں ٹیکس ریفارم ہے، پرائیویٹائزیشن کی ریفارمز ہیں، اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کرا جائے. بڑا اچھا وقت ہے. IPPs کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرا جائے، اور دیگر ایسے مسائل جو اب تک ہماری اکنامی کے لیے ہرڈل ثابت ہوئے ہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ کرا جائے. اور جہاں تک کیپٹل مارکیٹ کا ہے، IMF کی انشاءاللہ تعالی یہ ہماری ڈیل ہو جائے گی، اور IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کم از کم 1 لاکھ کا انڈیکس جو ہے وہ ودن اے ایئر ہم دیکھیں گے. واو، یہ تو ایک بڑی گڈ نیوز ہوگی ہمارے لیے، اور یہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ہی بریک کریں گے. ویل، تھینک یو سو مچ سلمان صاحب میں جوائن کیا. عدنان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جب تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ اکانومی، اور خاص کر جو اگر ہم بات کریں IMF پروگرام کے حوالے سے تو ہمارے لیے گڈ نیوز اس باسکٹ میں موجود ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.